नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। राजस्थान के यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल को आखिर क्यों बार बार ये बताने की ज़रूरत आ गई है कि अशोक गहलोत ही उनके एक तरीके से राजनीतिक गुरु हैं, अशोक गहलोत ही उनके राजनीतिक आका हैं, अशोक गहलोत ही एक तरीके से उनके पार्टी हाईकमान है। आखिर वे क्यों अशोक गहलोत के बार बार मक्खन लगाने का प्रयास करते हैं, जबकि अशोक गहलोत तो पहले से ही उनसे काफ़ी प्रभावित हैं, पहले से ही धारीवाल को वे अपना सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र राजनेता समझते हैं, व्यक्ति समझते हैं कांग्रेस पार्टी में। और अभी से नहीं, आपने देखा होगा कि जब गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय धारीवाल के हाथों में आधा दर्जन महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी सौंपी थी। उसमें गृह डिपार्टमेंट भी था, यूडीएच डिपार्टमेंट भी था, और वर्तमान में भी वे धारीवाल के हाथों में कई महत्वपूर्ण विभाग धारीवाल के पास में है। तो अशोक गहलोत पहले से ही धारीवाल से काफ़ी प्रभावित हैं, तो फिर क्यों धारीवाल बार बार अशोक गहलोत का गुणगान गाते हैं, वो भी ऐसे समय में जब वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान चालू साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, करीब 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सचिन पायलट एक तरीके से राजस्थान सरकार के खिलाफ एक तरीके से संघर्ष का बिगुल बजाए हुए है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गहलोत के समक्ष वे बराबर चुनौती पेश कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के हालात ठीक नहीं हैं, गुटबाजी प्रबल स्तर पर पहुंच चुकी है। इन हालातों में कांग्रेस पार्टी का सीनियर नेता यानी धारीवाल जैसा सीनियर नेता अगर पार्टी में एकजुटता कायम करने के बजाय अगर किसी एक नेता का गुणगान गाए, तो ये किसी भी लिहाज से पार्टी में इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक विश्लेषक भी इसे ठीक नहीं मान सकते, और यही वजह है कि दिव्या मदेरणा ने धारीवाल पर जबरदस्त प्रहार बोला है, जब उन्होंने ये कहा कि 19 जयपुर के एक समारोह में धारीवाल ने अपने भाषण में कहा था अभी हाल ही में कि 1998 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय मुख्यमंत्री की लाइन में कांग्रेस पार्टी के कई नेता थे। उन सभी नेताओं को पछाड़ते हुए, पानी पिलाते हुए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। तो 1998 में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर स्वर्गीय परशुराम मदेरणा तैनात थे, और मदेरणा की वजह से ही 1998 में 153 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, क्योंकि उस समय मदेरणा जाट बिरादरी के थे ही किसानों के मसीहा माने जाते थे। उस समय जाट आरक्षण आंदोलन भी काफ़ी प्रबल रूप से छाया हुआ था, और राजस्थान की पब्लिक में ये मैसेज था, जाट बिरादरी में ये मैसेज था कि इस बार जाट बिरादरी का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा। यानी उस समय परशुराम मदेरणा मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बाजी अशोक गहलोत मार ले गए थे, और परशुराम मदेरणा विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए उस समय राजी हो गए थे। लेकिन अब ये पुरानी बात छूट चुकी है, लेकिन आप इन्हीं पुरानी बातों को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं वो नेता, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जिन दिवंगत नेताओं के जो परिजन अभी राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं, विधायक हैं। दिव्या मदेरणा अभी ओसियां से विधायक हैं, और वे भी अपने परशुराम मदेरणा का जो व्यक्तित्व रहा है उससे काफ़ी प्रभावित रहा है। और आप सब भी जानते हैं परशुराम मदेरणा काफ़ी किसानों के मसीहा थे। राजस्थान की राजनीति में उनकी तूती बोलती थी 1970 से 1980 के बीच में। और राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं, कहते हैं कि जब परशुराम मदेरणा दिल्ली जाया करते थे तो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता उनका काफ़ी इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी अपनी सीट पर खड़ी हो जाया करती थी परशुराम मदेरणा के सम्मान में। तो अगर कांग्रेस हाईकमान ही जब परशुराम मदेरणा का इतना सम्मान करता था, तो अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। तो इस दुनिया में ये नहीं होने के बाद में अगर कोई कांग्रेस पार्टी का वर्तमान सीनियर लीडर अगर उनकी छवि को एक तरीके से कमज़ोर करने का प्रयास करे, तो उनके जो परिजन हैं वे कैसे सहन कर सकते हैं, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। यही वजह है कि दिव्या मदेरणा ने ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से धारीवाल पर ट्वीट किया और ये बताया कि आप 25 सितंबर को जिस तरह से आपने कांग्रेस हाईकमान के निर्णय के खिलाफ समानांतर बैठक की, तो उसके क्या मायने थे। उन्होंने ये भी कहा कि आपने 25 सितंबर को जो कांग्रेस के जो प्रवेशक पार्टी हाईकमान ने यहाँ सोनिया गांधी ने यहाँ भेजे थे एक लाइन के प्रस्ताव के लिए, वो एक लाइन का प्रस्ताव क्यों पारित नहीं होने दिया, ये कौन सी निष्ठा थी, कौन सी ये अनुशासन के दायरे में आता है। तो ये सारी बातें कहकर दिव्या मदेरणा ने भी एक तरीके से धारीवाल की बोलती बंद करने का प्रयास किया है। अब
जरूर आपने ये जो, अगर आप ये बयान नहीं देते तो दिया मदेरणा काय को भड़कती, क्यों वो उकसा उकसा कर वो इस तरह के ट्वीट करती, जबकि इस समय कांग्रेस पार्टी नाजुक दौर में गुजर रही है। अगर कोई पार्टी का सीनियर नेता ही अगर जानबूझकर अगर पहल करे पार्टी में बिखराव लाने के लिए, तो फिर जो नौजवान नेता हैं वे कैसे चुप रह सकते हैं। यही वजह है कि दिव्या मदेरणा ने ही नहीं बल्कि जो मदेरणा परिवार के जो लाखों प्रशंसक हैं उन्हें धारीवाल का बयान अच्छा नहीं लगा है, वो भी इन हालातों में जब वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं 8 महीने बाद में, और कांग्रेस पार्टी बिखराव की स्थिति में है ही, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर अशोक गहलोत ने अगर अब धारीवाल को समझाने का प्रयास किया है या नहीं किया है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत को आगे बढ़कर कुछ वैसे वे जादूगर हैं राजनीति के, काफ़ी कुशल राजनेता हैं, उन्हें ये समझाना होगा धारीवाल को ही नहीं बल्कि और भी नेताओं को कि वे उनका पर्सनल गुणगान नहीं करें, वे सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार की के कामकाज के बारे में जनता को बताएं, ना कि उनका पर्सनल गुणगान करें। क्योंकि ऐसे हालातों में जब सचिन पायलट सरकार के खिलाफ ही एक तरीके से जनसंघर्ष यात्रा निकाले हुए है, तो अगर आप ऐसे समय में अगर आप किसी एक नेता का गुणगान करेंगे तो फिर वहाँ पर पार्टी में एकजुटता की भावना पैदा नहीं होती है, बल्कि फिर वहाँ पर बिखराव की स्थिति ही पैदा होती है। और आप सबको पता है कि दिव्या मदेरणा किसी से डरती नहीं है, खुलकर बोलती है। राजस्थान विधानसभा में भी वे कई मंत्रियों का एक तरीके से प्रहार कर चुकी हैं, जब उन्हें कोई निर्णय राजस्थान सरकार का पसंद नहीं आया या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र के खिलाफ अगर एक तरीके से षड्यंत्र पूर्वक किसी ने विकास कामों में बाधा पहुंचाने के प्रयास किया सरकार की ओर से, तो उन्होंने खुलकर राजस्थान विधानसभा में भी बोला। और वे खुलकर बोलती हैं, तथ्यात्मक तरीके से बोलती हैं, हाई प्रोफाइल पढ़ाई पढ़ी हुई हैं। और राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि जब 2008 में महिपाल मदेरणा भी एक तरीके से सीएम की कुर्सी की दौड़ में थे, उस समय महिपाल मदेरणा को पूरी तरह से ये दिव्या मदेरणा ही गाइड किया करती थी। यानी महिपाल मदेरणा भी अभी जिंदा नहीं हैं, लेकिन वे दिव्या मदेरणा की बातों को काफ़ी गंभीरता से लेते थे। यानी उनमें जो राजनीतिक कुशलता है वे युवा अवस्था में ही काफ़ी आ गई थी दिव्या मदेरणा में, इसलिए वे एक परिपक्व, वे भले ही युवा हैं लेकिन ये परिपक्व राजनेता बन चुकी हैं। तो और वे अपने जो दादा हैं परशुराम मदेरणा, उनकी वो जीवनी से, उनकी जीवनी का उन पर काफ़ी असर है। वे जानती हैं कि उनकी परशुराम मदेरणा की हैसियत राजस्थान में और कांग्रेस पार्टी हाईकमान में कितनी मजबूती से थी, कितनी वे उच्च दर्जे के नेता माने जाते थे। तो अगर ऐसी कौन सी पोती होगी जो अपने स्वर्गीय दादा के खिलाफ अगर कोई बोले और वो पसंद करे, और फिर दिव्या मदेरणा जैसी नेता। तो यहाँ पर धारीवाल को भी ये समझना चाहिए था कि उन्हें किसी अशोक गहलोत को ये बताने की अब ज़रूरत ही नहीं है कि वे उनके कितने खास हैं, कितने मतलब करीबी हैं, या वे उनका कितना सम्मान करते हैं। ये यहाँ पर अभी इन दिनों में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि हो सकता है धारीवाल को ये अंदेशा हो गया हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अगर फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो वे मंत्रिमंडल में उनका नाम रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है उन्हें ये डर सता रहा हो, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से 25 सितंबर को जिस घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया, हो सकता है उससे कांग्रेस हाईकमान अब इस बार उन्हें टिकट ही ना दे। तो हो सकता है इस तरह की जो अंदेशा धारीवाल को हो गया हो, और वे बराबर अशोक गहलोत का एक तरीके से वे पल्लू पकड़ कर रखना चाहते हो, या उन्हें ये बताना चाहते हो कि बस सिर्फ आप ही मुझे इस राजस्थान की राजनीति में जिंदा रख सकते हैं। तो हो सकता है उनका इस तरह का अभी प्रयास हो, लेकिन आपको इस तरह के प्रयास सार्वजनिक सभाओं में नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप सार्वजनिक सभाओं में इस तरह का प्रयास करेंगे तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही इस समय बिखराव की स्थिति में है, और सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है, बेहतर है, अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी आपको जरूरत यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पर्सनल गुणगान करने के बजाय अगर आप सरकार के काम काजों को जनता में प्रसारित करेंगे तो उससे कांग्रेस पार्टी की सरकार की रिपीट होने की ज़्यादा संभावना बन सकती है। उससे आप भाजपा से डटकर मुकाबला कर सकते हो, वो भी ऐसे हालातों में कि इस समय कांग्रेस पार्टी बहुत ही नाजुक दौर में गुजर रही है। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप जो दिवंगत कांग्रेस पार्टी के जो मजबूत नेता हैं, जो लोकप्रिय नेता थे, दिवंगत जनाधार वाले नेता थे, चाहे वो नाथूराम मिर्धा हो, रामनिवास मिर्धा हो, शीशराम ओला हो, परशुराम मदेरणा हो, आप
उनके नामों से अभी भी आप अपनी पार्टी की नैया को पार लगा सकते हैं, क्योंकि वे काफ़ी अपने अपने इलाकों में ही नहीं बल्कि उनके पूरे राजस्थान में उनका दबदबा था। तो आप ऐसे नेताओं की छवि को नुकसान करने के बजाय आप अगर ऐसे नेताओं का नाम आगे करके अगर आप जनता के बीच जाओगे, वोट हासिल करने का प्रयास करोगे, या ऐसे नेताओं के बारे में, जीवनी के बारे में बताकर आप कांग्रेस पार्टी को अगर लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का प्रयास करोगे, तो उससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप इस तरह के बयान दोगे, अगर आप वर्तमान में अगर किसी एक अकेले नेता का गुणगान करेंगे, तो फिर निश्चित रूप से फिर उसमें कांग्रेस पार्टी में बिखराव की स्थिति पैदा होगी। और जो दिवंगत नेताओं के जो परिजन हैं, जो सक्रिय हैं वे राजस्थान की राजनीति में या कांग्रेस पार्टी में, अगर आप उन्हीं के दिवंगत नेताओं के खिलाफ आप जहर उगलोगे या उन्हें कमज़ोर मानने का प्रयास करोगे, तो फिर वो जो परिजन हैं जो दिवंगत नेताओं के, वो कैसे सहन करेंगे? फिर वो सहन करेंगे तो आप पर पलटवार करेंगे, वार होंगे, पलटवार होंगे, और ऐसे हालातों में फिर कांग्रेस पार्टी में एकता होना बहुत ही नामुमकिन है। और ज़रूरी इस समय सबसे अहम ज़रूरत इस बात की है कि अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी में इस समय एकता स्थापित होनी चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति का गुणगान होना चाहिए। तभी कांग्रेस पार्टी दोबारा से सरकार में रिपीट हो सकती है, यानी दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह के बयान दोगे सार्वजनिक सभाओं में, और उन बयानों को सुनकर अगर कांग्रेस पार्टी के ही तेज तर्रार युवा नेता अगर फिर आप पर पलटवार करेंगे, तो फिर मुश्किल है कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में गर्त में जाने से बचाने से रोकना। नमस्कार दोस्तों।